एक ऐसा विचार जो नामुमकिन लगता हो, जैसे 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ना। पता है 1954 तक तो डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का मानना था कि ये शारीरिक रूप से असंभव है। बिल्कुल। या फिर चांद पर इंसान का पहुंचना। एक वक्त था जब ये सिर्फ कहानियों में ही मुमकिन था, सिर्फ कल्पना थी। हाँ, तो आज हम एक ऐसी ही किताब के कुछ खास हिस्सों में गहराई से उतरने वाले हैं जो इसी असंभव को चुनौती देती है। अच्छा। हमारे पास है पैट्रिक बेट डेविड की किताब डूइंग द इम्पॉसिबल। ये किताब उन 25 सिद्धांतों के बारे में है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसे हम नामुमकिन मान बैठे हैं, क्या वो सच में उतना दूर है? इस बातचीत का मकसद बस यही समझना है कि असाधारण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किस तरह की सोच, किस तरह के सिद्धांतों की जरूरत होती है। और ये किताब सिर्फ बड़े सपने देखने के बारे में नहीं है, वो तो हम सब करते हैं। हाँ, ये उस सपने को हकीकत में बदलने का एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट देती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं होती। तो फिर कहाँ से होती है? शुरुआत होती है सबसे मुश्किल काम से, खुद को अंदर से बदलने से। हाँ, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इस किताब की जो पहली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है अपनी पहचान में निवेश करना। और ये हमारे नाम या नौकरी के टाइटल के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम अंदर से अपनी नजरों में खुद को क्या मानते हैं। सही कहा। लेखक का कहना है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी पहचान का ही एक आईना है। बिल्कुल। और इस बात को समझाने के लिए किताब में जॉन और मेलिसा का एक बड़ा ही मजेदार और सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जॉन एक ऐसा आदमी है जो साल के मान लीजिए $30,000 कमाता है। ठीक है। अचानक मॉर्गेज इंडस्ट्री में तेजी आती है और उसकी कमाई बढ़कर $2 लाख हो जाती है। अब कागज पर तो वो अमीर हो गया, लेकिन उसके दिमाग में जो उसकी पहचान है, उसका जो एक तरह का थर्मोस्टेट है, वो अभी भी $30,000 पे ही सेट है। बिल्कुल। तो उसका नतीजा क्या होता है? वो पैसा संभाल नहीं पाता। हाँ, वो महंगी गाड़ियां खरीदता है, महंगे सूट पहनता है, यूरोप में छुट्टियां मनाता है। वो उस पैसे को ऐसे उड़ा देता है जैसे वो उसका है ही नहीं। और जैसे ही बाजार में मंदी आती है, वो वापस वहीं पहुंच जाता है। न सिर्फ वहीं, बल्कि अब उस पर कर्ज भी चढ़ चुका होता है। उसका बाहरी माहौल वापस उसकी भीतरी पहचान से मेल खाने लगता है। और मेलिसा की कहानी इसकी ठीक उलट है। बिल्कुल। मेलिसा की पहचान है एक $2 लाख कमाने वाली बिजनेस ओनर की। वो खुद को उसी लेवल पर देखती है। जब मंदी आती है और उसकी कमाई घटकर $30,000 रह जाती है, तो उसे ये बात हजम नहीं होती। ये उसकी पहचान से मेल नहीं खाता। सही पकड़ा। उसके लिए ये एक अस्थायी झटका है, कोई स्थायी हकीकत नहीं। इसलिए वो नए रास्ते ढूंढती है, ज्यादा मेहनत करती है और बहुत जल्द वापस अपनी $2 लाख की कमाई पर पहुंच जाती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हालात बदलने से पहचान नहीं बदलती। नहीं, जब हम अपनी पहचान को अंदर से बदलते हैं तो बाहरी हालात खुद ब खुद उस पहचान के हिसाब से ढलने लगते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है, खासकर जब हम उन लोगों के बारे में सुनते हैं जो अचानक लॉटरी जीतकर सब कुछ गंवा देते हैं। हाँ, किताब में जैक विटिकर जूनियर का जिक्र है, जिसने 2002 में $314.9 मिलियन की लॉटरी जीती थी। ओह वाओ! उस समय ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा जैकपॉट था, लेकिन कुछ ही सालों में उसने सब कुछ गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान एक करोड़पति की नहीं थी। बिल्कुल। वो पैसा उसकी पहचान से इतना बड़ा था कि उसने उसे नष्ट कर दिया। और यहीं पर वो दूसरा सिद्धांत आता है जिसके बारे में आपने अभी इशारा किया, वो लोग जिनके साथ हम अपना समय बिताते हैं। हाँ, इसे कुछ मजबूत उदाहरणों से बल देता है, जैसे वॉल्ट डिज्नी और रे क्रोक, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को इतना बड़ा बनाया। हाँ, वो जवानी में एक साथ एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ करते थे। बिल गेट्स और वॉरेन बफे आज बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। महान लेखक C.S. लुइस और J.R.R. टॉल्किन भी एक ही ग्रुप का हिस्सा थे और एक दूसरे के काम को बेहतर बनाने में मदद करते थे। संगत का असर पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी है। जब कोई अपनी संगत बदलने की कोशिश करता है तो अक्सर सबसे ज्यादा विरोध अपने पुराने दोस्तों और कभी-कभी परिवार से ही मिलता है। ये एक बहुत ही जरूरी और भावनात्मक पहलू है। किताब कहती है कि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपके पुराने दायरे के लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम बदल गए हैं। हाँ, या तो उन्हें जलन होती है या उन्हें डर लगता है कि आप उन्हें पीछे छोड़ देंगे। वे कह सकते हैं तुम बहुत बदल गए हो, या तुम सोचते हो कि तुम हमसे बेहतर हो। लेखक की सलाह है कि इस आलोचना के लिए मानसिक रूप से पहले से ही तैयार रहना चाहिए, इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। किताब में अपने साथियों को देखने का एक बड़ा अजीब लेकिन शायद असरदार तरीका बताया गया है। उन्हें संपत्ति मतलब एसेट्स
और देनदारियां लायबिलिटीज के रूप में देखना, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हाँ, ये वाकई एक कठोर विचार लग सकता है, लेकिन लेखक का मतलब भावनाओं से नहीं है बल्कि ऊर्जा और प्रभाव से है। अच्छा। एसेट वो लोग हैं जो आपको चुनौती देते हैं, आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, और लायबिलिटी वो लोग हैं जो हर बात में नुक्स निकालते हैं, आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं और आपको आपके सपनों से दूर खींचते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दें, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आप अपना समय और ऊर्जा किसके साथ सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं। तो अपनी पहचान पर काम करना, सही लोगों के साथ रहना, इन सब के पीछे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो कौन सी चीज है जो इंसान को चलाए रखती है? और यहीं किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है। लेखक उसे कहता है अपना क्यों जानना। अपना क्यों? हाँ, अगर किसी का क्यों मजबूत है तो कैसे अपने आप सामने आ जाता है। मतलब अगर आपके पास कुछ करने की एक बहुत मजबूत भावनात्मक वजह है तो आप रास्ता खोज ही लेंगे। किताब में बिग माइक और लिटिल माइक की एक कहानी है जो इस बात को बहुत गहराई से समझाती है। बिग माइक एक बहुत प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी है, लेकिन बेहद आलसी है। अच्छा। उसका कोच उसे प्रेरित करने की हर कोशिश करके हार चुका है। फिर एक दिन एक बहुत दुखद घटना होती है। उसके सबसे अच्छे दोस्त लिटिल माइक की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है और उस घटना के बाद सब कुछ बदल जाता है। अगले मैच में बिग माइक ऐसे खेलता है जैसे कोई और ही इंसान मैदान पर उतर आया हो। वो अकेले ही सामने वाली पूरी टीम पर भारी पड़ता है। मैच के बाद हैरान कोच उसके पास जाता है और पूछता है, माइक, आज तुम्हें क्या हो गया था? मैंने तुम्हें कभी ऐसे खेलते नहीं देखा। हाँ, तब बिग माइक, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, जवाब देता है, कोच, मेरा दोस्त लिटिल माइक अंधा था। और ये पहला गेम है जिसे वो स्वर्ग से देख रहा है। वो अपने दोस्त के लिए खेल रहा था। लिटिल माइक उसका क्यों बन गया था। ये कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये दिखाती है कि हमारा क्यों कितना व्यक्तिगत और भावनात्मक हो सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसा कमाना या सफल होना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। क्या ये आपके परिवार का भविष्य है? क्या ये समाज में कोई बदलाव लाने की इच्छा है? हाँ, या किसी ऐसे इंसान को गर्व महसूस कराना है जिसे आप प्यार करते हैं। किताब कहती है कि जब आपका मकसद सिर्फ बिल भरने से बड़ा हो जाता है तो आपकी क्षमताएं भी असीमित हो जाती हैं। तो ये सब तो हुई अंदर की तैयारी की बात, अपनी पहचान, अपनी संगत और अपना क्यों। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं। किताब इस मानसिकता को असल दुनिया में एक्शन में कैसे बदलने को कहती है। यहीं पर आउटर गेम यानी बाहरी दुनिया का खेल शुरू होता है। और इसका पहला नियम ही बहुत कह सकते हैं कि विवादास्पद लग सकता है। अच्छा, क्या है वो? किताब कहती है एक ही इंडस्ट्री में सब कुछ दांव पर लगा देना। सब कुछ? हाँ, पोकर के खेल की तरह, जहां आप एक ही हाथ पर अपने सारे चिप्स लगा देते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग इतिहास रचते हैं वे 10 अलग-अलग चीजों में हाथ नहीं आजमाते। वे एक चीज चुनते हैं और उसी में अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं। लेखक का तर्क है कि महानता गहराई से आती है, चौड़ाई से नहीं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने रियल एस्टेट को अपनी पहचान बना लिया, या स्टीव जॉब्स ने एप्पल को, वो एक ही चीज पर टिके रहे। लेकिन आज के गिग इकोनॉमी के दौर में, जहां लोगों को मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम की सलाह दी जाती है, क्या ये सब कुछ दांव पर लगा देने वाला विचार पुराना नहीं हो गया है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि कमाई के कई रास्ते बनाना गलत है, लेकिन उसका तर्क है कि वो रास्ते भी आपकी मुख्य इंडस्ट्री के इर्द गिर्द ही होने चाहिए। अच्छा। महानता हासिल करने के लिए आपको किसी एक क्षेत्र में इतना गहरा उतरना पड़ता है कि आप उस क्षेत्र का पर्याय बन जाएं। माइकल जॉर्डन का उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। बिल्कुल। जब उन्होंने बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल में हाथ आजमाया तो नतीजा हम सब जानते हैं। वो बास्केटबॉल के भगवान थे, लेकिन बेसबॉल में एक औसत खिलाड़ी बनकर रह गए। एंड्रू कार्नेगी का एक मशहूर उदाहरण है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखता है और फिर उस टोकरी पर बहुत ध्यान से नजर रखता है। हाँ, वही फोकस ही असली ताकत है। ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने अपनी एक इंडस्ट्री चुन ली और उस पर फोकस कर रहा है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपनी सीमाओं को धकेलना, पुश द एनवलप। ये मुहावरा असल में उन टेस्ट पायलटों से आया है जो विमान को उसकी तयशुदा सीमाओं से भी आगे ले जाते थे, ये देखने के लिए कि विमान की असली क्षमता क्या है। स्टीव जॉब्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया जो अपने आप में एक क्रांति थी, लेकिन वे वहीं नहीं रुके। नहीं रुके। फिर वो आईपॉड लेकर आए जिसने संगीत सुनने का तरीका बदल दिया।
फिर आईफोन, जिसने मोबाइल फोन की परिभाषा ही बदल दी, और फिर आईपैड। वो हमेशा सोचते रहे अगला बड़ा कदम क्या होगा। और यहाँ मूल विचार ये है कि विकास हमेशा प्रतिरोध से होता है। हाँ, मतलब रेजिस्टेंस से। जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बिल्कुल वैसे ही चुनौतियों का सामना करने से हमारा दिमाग और हमारी क्षमताएं विकसित होती हैं। किताब कहती है कि अगर आपके जीवन में कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, तो शायद आपका कोई विकास भी नहीं हो रहा है। हाँ, आप एक ही जगह पर रुके हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर चीजें बहुत आसान लग रही हैं, तो शायद आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जब आप अपनी सीमाओं को धकेलते हैं, तो एक चीज होना तय है, आलोचना। हाँ, लोग आपकी आलोचना करेंगे। बिल्कुल, आलोचक तो आएंगे ही। ये सफलता के पैकेज का हिस्सा है। और यही किताब का एक और अध्याय आता है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अपने आलोचकों को चुप कराओ। ये मजेदार इसलिए है क्योंकि हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि दूसरों को गलत साबित करने के लिए काम मत करो, अपने लिए करो। हाँ, ये एक अच्छी भावना हो सकती है कि अपने लिए काम करो, लेकिन असलियत में क्या है ना, किसी को गलत साबित करने की इच्छा एक बहुत शक्तिशाली ईंधन हो सकती है। ये मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। हाँ, जब कोई कहता है ये तुमसे नहीं होगा, तो कुछ लोगों के अंदर इसे कर दिखाने की आग जल उठती है। जेके रोलिंग का ही उदाहरण ले लीजिए। हैरी पॉटर की किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। 12? हाँ, कुछ ने तो उन्हें सलाह दी कि उन्हें कोई असली काम ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों की किताबों से पैसे नहीं कमाए जा सकते। और आज वो इतिहास की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक हैं। उन्होंने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, बल्कि उन सभी 12 पब्लिशर्स को गलत साबित कर दिया। या एल्विस प्रेस्ली को ही ले। अपने करियर की शुरुआत में एक मैनेजर ने उन्हें एक परफॉर्मेंस के बाद निकाल दिया और कहा, बेटा तुम नहा के लिए नहीं बने हो, वापस जाओ और ट्रक चलाना शुरू कर दो। कल्पना कीजिए अगर एल्विस उस एक आदमी की बात मान लेते। लेकिन उन्होंने उस आलोचना को अपने करियर का ईंधन बना लिया। यह सूची तो बहुत लंबी है। आइंस्टाइन, जिन्हें उनके टीचर ने कहा था कि वो मानसिक रूप से कमजोर हैं। सिडनी पोटिए, जिन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा था कि वो जाकर बर्तन मांजने का काम करें। यहाँ तक कि माइकल जॉर्डन को भी उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। इन सबसे एक ही बात सामने आती है कि महानता अक्सर अस्वीकृति और आलोचना की आग में तपकर ही निकलती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आलोचना हो रही है, क्योंकि वो तो हमेशा होगी। हाँ, आप जितना बड़ा करने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा आलोचना होगी। महत्वपूर्ण ये है कि आप उस आलोचना पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। क्या उसे दिल पर लेकर हार मान लेते हैं, या उसे सीढ़ी बनाकर और ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आज हमने पैट्रिक बेट-डेविड की किताब के कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचारों पर बात की। सबसे पहले अपनी पहचान को अंदर से बदलना। ये मानना कि आप उस बड़े लक्ष्य के काबिल हैं। फिर अपने आसपास सही लोगों को लाना जो आपको ऊपर उठाए, ना कि नीचे खींचे। और सबसे जरूरी, अपने काम के पीछे एक मजबूत क्यों खोजना, जो आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत दे। बिल्कुल। और जब अंदर की दुनिया तैयार हो, तो बाहर की दुनिया में एक ही चीज पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। अपनी इंडस्ट्री में महारत हासिल करना और फिर लगातार अपनी सीमाओं को चुनौती देना, कभी भी आरामदायक होकर न बैठना। और रास्ते में मिलने वाले आलोचकों की बातों को दिल पर न लगाकर उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाना। ये सब इस बात पर आकर टिकता है कि असंभव लगने वाली चीजें अक्सर तब तक ही असंभव होती हैं जब तक कोई उन्हें कर नहीं दिखाता। हाँ, ये किताब उस कोई बनने का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत को खत्म करने के लिए एक अंतिम विचार जो ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है, वो ये है। कल्पना कीजिए कि आज से 100 साल बाद का समय है। आपके परपोते परपोचियों के घर की दीवार पर आपकी एक तस्वीर लगी है। अच्छा। जब वे उस तस्वीर को देखते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि वे आपके बारे में क्या कहें? आप अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे? शायद यही सवाल हर असंभव को संभव बनाने की पहली सीढ़ी है।